A very good morning to you all. As you people already know that we have already started our first chapter. The name of the chapter is Units and Measurements. We have already discussed fundamental quantities, derived quantities, and supplementary quantities, isn't it? But what is the hint with the help of which we can remember fundamental quantities? वो क्या चीज है जिससे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है याद रख पाएंगे? तो आप लोग एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनो ताकि आप लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रह सके, ठीक है? देखो, कुछ बच्चे खेल रहे थे, है ना? उसने क्या किया, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के टकले के ऊपर लात मार दी, ठीक है? तो जिसने लात खाई उसने क्या किया, छोटा सा वायर थी उसके पास, उस वायर से दूसरे बच्चे को गलती से करंट दे दिया, ठीक है? तो बच्चे ने कंप्लेन की और फिर टीचर ने क्या कहा, है ना? वो ध्यान से सुनो। लात मारा टकले पे तूने और करंट लगा इसको। स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, क्या है? लात मारा टकले पे तूने और करंट लगा इसको। देखो, ये जो एल है, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, करेक्ट? एम स्टैंड्स फॉर मास, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, अगेन दिस टी स्टैंड्स फॉर, देखो ये जो पे लिखा हुआ है ये स्मॉल पी है ना, तो वो कंसिडर नहीं करना है। जो कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं सिर्फ वही कंसिडर करना है, ठीक है? इसको भी अपन कैपिटल लिख देते हैं, ओके। ये टी लिखा है तो टेम्परेचर, ठीक है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, एल से ल्यूमिनस और ये आई से इंटेंसिटी। देखो बच्चों, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ, है ना? एम स्टैंड्स फॉर मास, टी स्टैंड्स फॉर टाइम, अगेन टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, A stands for amount of substance, current stands for current, and L stands for luminous, I stands for intensity. So this is one of the simplest tricks with the help of which you people can remember fundamental units easily. Is that okay? तो स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। लात मारा टकले पे तूने और करंट लगा इसको। इज दैट ओके? ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कन्वेंशंस के बारे में, कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, ठीक है? देखते हैं ये क्या टॉपिक है। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट करने के बाद कोई यूनिट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 25 मीटर हमको लिखना है, तो उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है? अब कन्वेंशन बेसिकली उसका मतलब क्या होता है कि ऐसे रूल्स जो सब फॉलो करेंगे ताकि कोई इनकन्वीनियंस ना हो। इज दैट ओके? एक
फॉर्मेट कि किस तरह से लिखा जाए, और सब इंटरनेशनली सब यही चीज को फॉलो करते हैं, तो बेसिकली उसको कन्वेंशन बोलते हैं, रूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहले कन्वेंशन की। तो द रूल नंबर 1 इज symbols are to be used, ठीक है। मतलब क्या, देखो अगर अपने को बोला गया कि लेंथ मेजर करो और वो लेंथ है 25 मीटर, और मैंने सिर्फ 25 लिख दिया ऐसे 25, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मुझे 25 मीटर लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब मैंने क्या किया, एक प्रॉपर मैग्नीट्यूड लिखा और फिर उसका एक सिंबल लिखा, ठीक है। तुमको यूनिट के साथ लिखना है, मैग्नीट्यूड भी लिखना है और उसका यूनिट भी लिखना है, ठीक, ओके। पॉइंट नंबर 2, अब देखो कभी कभी ये होता है कि हम पूरा यूनिट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेंगे 25 मीटर, ऐसा भी लिखते कभी कभी, एम आई राइट, है ना। तो ऐसा लिखना चलेगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बराबर। 25 न्यूटन, ये फोर्स का यूनिट है, ऐसा भी चलेगा, बराबर। अब हम लोग बात करेंगे 25, अब ये तो कंप्लीट लिखा हुआ, मैंने पूरा वर्ड लिखा हुआ है ना। अब मैं सिर्फ सिंबल अगर लिखता हूं तो मीटर के लिए स्मॉल m लिखा तो भी चल जाएगा, है ना, मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है 25, अब न्यूटन लिखना है मुझे, तो न्यूटन के लिए फ्रेंड्स याद रखो कि स्मॉल n नहीं चलेगा, आपको कैपिटल N लिखना है इसमें। इज दैट ओके? तो मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि स्मॉल n ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर कैसे चलेगा? 25 कैपिटल N, दिस इज द करेक्ट वे। इज दैट ओके? अब आप लोग बोलोगे कि सर जब कंप्लीट लिखा हुआ था, फुल लिखा हुआ था, मतलब तो पूरा के पूरा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ था, तो वो करेक्ट है, ऐसा ही लिखना है हमको, ये तो समझ में आ गया। लेकिन सर जब हम लोगों ने सिंबल यूज किया, सिर्फ पहला लेटर उसका लिखा, तो मीटर के केस में छोटा स्मॉल केस चल गया, मतलब वो ऐसा लिख सकते, लेकिन स्मॉल एन इधर इस केस में क्यों नहीं चला, उसको कैपिटल एन क्यों लिखना पड़ेगा? तो द आंसर इज, न्यूटन जो वर्ड है ये एक साइंटिस्ट का नाम है, जैसे कि आप लोगों को पता है कंप्लीट नाम क्या है, आइजैक न्यूटन, बराबर। इसी तरह से जिन यूनिट्स को किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर रखा गया है ना, जैसे एम्पियर, ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उन यूनिट्स के जब हम सिर्फ सिंबल्स लिखेंगे तो स्मॉल में नहीं लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। आ रहा है समझ में? बाकी सब स्मॉल में चलेगा, लेकिन सिर्फ जब किसी साइंटिस्ट का नाम आता हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर हम लोग लिखते हैं तो वो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। जैसे 25 एम्पियर के लिए मैं स्मॉल ए नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर कैसे चलेगा? 25 एम्पियर ऐसे लिखना पड़ेगा। इज दैट ओके? दिस इज द करेक्ट वे। ये रूल नंबर 2 हो गया। लेट अस टॉक अबाउट रूल नंबर 3। नो प्लूरल फॉर्म। नो प्लूरल फॉर्म मतलब क्या कि देखो 25 मीटर्स, मीटर्स, ये जो प्लूरल फॉर्म नॉर्मली हम लोग लिखते हैं, ये सिंबल लिखने में, जैसे मान लो मैं 25 मीटर्स को ms लिखूंगा तो नहीं चलेगा, करेक्ट। मुझे कैसे लिखना है? सिर्फ 25 और मीटर, बस इतना ही लिखना है, तो प्लूरल फॉर्म हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? नो पंक्चुएशन मार्क्स, नो पंक्चुएशन या नो फुल स्टॉप बेसिकली। जैसे 25 मीटर और एक फुल स्टॉप, ऐसा नहीं चलेगा, आपको किसी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं करना है। आप कैसे लिखोगे? 25 मीटर, दिस इज द करेक्ट वे। आ रहा है समझ में? ये 4 रूल हो गए, ठीक है। हम लोग बात करेंगे 5th नंबर की।
combination, no combination of complete unit and symbol. मतलब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जूल ये पूरा लिखा है मैंने पर केजी। अब यहां पर पूरा नहीं लिखा है, किलोग्राम पूरा लिखा है क्या? नहीं लिखा है। इधर ये पूरा लिखा है, इधर सिर्फ उसका सिंबल लिखा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको कैसा लिखना है फिर? जूल पर केजी, दिस इज द करेक्ट वे। मतलब आप एक को पूरा कंप्लीट लिख रहे हो और एक को सिर्फ सिंबल दे रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा? दोनों भी सिंबल्स में चाहिए, कॉम्बिनेशन वोंट बी अलाउड। इज दैट ओके? ठीक है। ओनली वन रेशो, रेशो सिर्फ आपको क्या करना है, एक ही रेशो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्सेलरेशन का यूनिट हम लोग लिखेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे होता है ना। तो आप ऐसे मीटर पर सेकेंड ऐसा नहीं लिख सकते, ये करेक्ट तरीका नहीं है। तो फिर करेक्ट तरीका कैसा है? या तो आप ऐसे लिखो मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट वे। आप ऐसा लिख सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, मीटर थोड़ा सा स्पेस और सेकेंड रेज टू -2, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट तरीका है। या मीटर और हाइफन एस रेज टू -2, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट तरीका है। ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग बात करेंगे सिर्फ इन चीजों पर, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक रेशो होना चाहिए, मतलब ये करेक्ट तरीका है। अभी इसमें 2 डिवीजन आ गए ना, तो ये नहीं चलेगा। ठीक। अब कभी कभी प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, प्रीफिक्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिली सेकेंड, ठीक है। मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ सेकेंड्स। और ये लिखा कैसे जाता है? ms, ऐसे ज्यादा स्पेस नहीं देना है आपको, करीब करीब लिखना है, तो समझ में आएगा कि वो एक ही क्वांटिटी का यूनिट है। आ रहा है समझ में? जैसे किलोग्राम, तो बेसिकली इट इज रिटन एज केजी, तो ये प्रीफिक्स हुआ, और ये अपना यूनिट है ग्राम। ओके। वैसे तो मास का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम ही है ना? ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, 1 पिकोफैरेड, 1 फेम्टोमीटर, है ना? अलग अलग तरह के प्रीफिक्स हैं, वो हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक तरीका है, तो ये भी एक कन्वेंशन है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज 8th वन, आपको एक प्रॉपर स्पेस या तो हाइफन इसका यूज करना है, प्रॉपर स्पेस देना है या हाइफन देना है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, मिली और सेकेंड, अगर ये एकदम करीब करीब लिखा हुआ है तो वो मिली सेकेंड माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मुझे मीटर और सेकेंड ये दोनों रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा स्पेस दूंगा यहाँ पे, और फिर लिखूंगा सेकेंड रेज टू -2। इसका मतलब होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा मतलब होगा उसका। देखो जैसे यहाँ पर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? या ये भी सही तरीका है, या तो फिर मीटर हाइफन सेकेंड रेज टू -2, ये भी करेक्ट तरीका है, तो ये भी चलेगा। आप एकदम करीब करीब नहीं लिख सकते, मीटर और सेकेंड एकदम करीब लिख के ऐसा लिख दिया आपने, तो ये क्या कंसीडर होगा? मिली सेकेंड रेज टू -2। आ रहा है समझ में? मतलब ये उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका मतलब मिली सेकेंड, जैसे हम लोगों ने यहाँ लिखा है। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस देना है या हाइफन देना है। इज दैट ओके? तो ये देखो, ये 8 चीजें हैं, आप लोग देख लो। शॉर्टकट में रिवाइज कर देता हूँ कि हम लोगों को किसी भी मैग्नीट्यूड के साथ में उसका यूनिट, उसका सिंबल
प्रॉपर तरीके से लिखना है। दूसरा, अगर पूरा लिखते हो तो स्मॉल लेटर में लिखना है, पूरा वर्ड लिखते हो तो। अगर सिर्फ एक ही लेटर लिखते हो तो जिन यूनिट्स जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं रखा गया है तो उसका स्मॉल लेटर लिख सकते हो, लेकिन अगर साइंटिस्ट के नाम पर है तो फिर आपको वो लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा, जैसे न्यूटन, एम्पियर। ठीक है। प्लूरल फॉर्म आप नहीं लिखोगे, 25 मीटर्स नहीं लिखोगे, जैसे मैंने अभी बताया ये तो मिली सेकेंड रिप्रेजेंट हो रहा है ना, तो आप ऐसा नहीं लिखोगे, 25 मीटर लिखोगे। आप लोग बोलोगे कि सर ये तो प्लूरल है, हाँ दैट इज ओके, लेकिन यूनिट में हम प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे, पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करेंगे किसी भी तरह का। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल, जैसे ये पूरा लिखा हुआ है, ये सिंबल लिखा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। शॉर्ट, आपको दोनों सिंबल्स यूज करने हैं। सिर्फ एक रेशियो में आपको लिखना है, ऐसा डबल रेशियो नहीं चलेगा। ठीक है। प्रीफिक्स, बहुत सारे अलग अलग प्रीफिक्स है, उसकी मैं लिस्ट आप लोगों को दूंगा, वो प्रीफिक्स यूज किए जा सकते हैं। और लास्ट है स्पेस और हाइफन हम लोगों को देना है प्रॉपर। ठीक है। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की। अब अगला टॉपिक है कि बहुत सारे साइंटिस्ट्स बहुत सारी चीजें हम लोगों को बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सन, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, सूरज का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो 5000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अब मैं ये सोचता था कि ये लोगों ने सूरज का सरफेस टेम्परेचर चेक कैसे किया। अब जब मैं स्कूल लेवल पे था, छोटा एकदम, तो ऐसा इमेजिन करता था कि सरफेस टेम्परेचर लेने के लिए ये लोग प्लेन में बैठ के सूरज के सरफेस पे गए, वहाँ लैंड किए और फिर वहाँ थर्मोमीटर ऐसे डाल के चेक किया और बोला कि अरे हाँ 5000 है। लेकिन सूरज के करीब भी जाएंगे तो इतनी गर्मी है कि वो जल जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर इन्होंने चेक कैसे किया कि सूरज का सरफेस टेम्परेचर कितना है ना? तो हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिससे हम लोग अलग अलग चीज़ों का पता लगाते हैं। ठीक है। हाँ, तो वो सूरज का टेम्परेचर कैसे चेक किया वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। उसका एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको कि किसी भी चीज़ को हम लोग जब गर्म करते हैं तो उसके टेम्परेचर बदलने से उसके अंदर के निकलने वाले रेडिएशंस जो है अलग अलग कलर इमिट करता है वो ऑब्जेक्ट। वो कलर के ऊपर से हम लोग पता लगा सकते कि वो ऑब्जेक्ट राइट नाउ अभी कितने टेम्परेचर पर है। इसी तरह से सूरज के से निकलने वाले जो लाइट के रेज हैं उनमें से हम लोगों ने पता किया कि उसके वेवलेंथ कितने हैं, कौन से हैं। डीप रिसर्च करने के बाद पता चला कि सूरज का टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर कितना है। इज दैट ओके? फाइन। नाउ अभी तो हम लोग बात करेंगे, एक सिंपल सी चीज है कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, है ना। नॉर्मली क्या होता कि जब भी हम लोग मून को देखते तो हम लोग सोचते कि ये कितना दूर होगा, कुछ अंदाजा नहीं लगा पाते, क्योंकि मून का साइज देखो, एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है मालूम है क्या? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने ऐसे पकड़ा है, अब मैं एग्जैक्ट दूसरा मार्कर इसके बाजू में पकड़ूं तो आपको समझ में आएगा कि ये दूसरा मार्कर है। लेकिन कोई चीज मैं पीछे ले जाके, उसको बड़ी चीज है, इससे बड़ा मार्कर है, मान लो इतना बड़ा मार्कर है, लेकिन उसको ऐसे पीछे ले जाऊंगा तो आपको ये साइज और ये साइज लगभग एक जैसी दिखेगी। तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये चीज बड़ी है और पीछे है या छोटी है और आगे है। आ रहा है समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मून का साइज देखो आप लोग और सूरज का साइज देखो तो एक जैसा दिखता लगभग, इतना ऐसा मून दिखता अपने को और सूरज भी इतना ही दिखता, है ना। नॉर्मली तो आंखों से ऐसा ही लगता, लेकिन सूरज बहुत बड़ा है और बहुत दूर है, इसलिए उसका साइज इतना दिखता। मून बहुत छोटा है सूरज के कंपैरिजन में और वो बहुत करीब है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मून का जो साइज है, मून का जो डिस्टेंस है अर्थ से कितना है, वो हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है। अभी आप लोगों ने एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा होगा। ये एक सर्कल है, जैसे कि आप लोगों को पता है, ये रेडियस आर, ये भी आर बराबर है। दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ द आर्क, इसको आर्क बोलते हैं, है ना, सर्कल का एक हिस्सा।
आर्क है, ये उसका लेंथ है, ठीक है, ये एंगल है, ठीक है, ये लेंथ ऑफ द आर्क एल। अब आप लोग बताओ मुझे एल, आर और थीटा इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो द रिलेशन इज एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ऐसा कुछ कोई फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, कभी सुना है? अगर नहीं सुना तो ऐसा फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला की खास बात यह है कि ये जो थीटा है, ये थीटा कैसा आना चाहिए? डिग्रीज में। थीटा कैसा आना चाहिए? डिग्री में। अभी आप लोग बोलोगे सर, अभी तो आप लोगों ने आपने बोला कि एंगल जो है उसका स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन है, हम लोग डिग्री यूज नहीं करेंगे। तो देखो 10th स्टैंडर्ड तक बेसिकली हम थीटा को, मतलब एंगल को डिग्रीज में मेजर करते हैं, इसलिए ये वाला फॉर्मूला जो है हम लोग 10th स्टैंडर्ड तक यूज करते हैं। लेकिन अभी अपन एक काम करेंगे कि ये जो थीटा है अपन डिग्री में नहीं लेंगे, रेडियंस में लेंगे, ठीक है, फाइन। तो इस थीटा को अपन कंसिडर करेंगे रेडियन में, ठीक है। तो मुझे 360 को भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 360 को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है? बराबर। तो कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला कौन सा है? तो देखो 360 इंटू पाई बाय 180, ये फैक्टर्स आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस आंसर बिकम्स इन रेडियंस, बराबर है। अभी देखो 0 0 कैंसिल, 18 1 जा 18 2 जा, इधर 2 आ गया, मतलब वो हो गया 2 पाई रेडियन, बराबर है। मतलब इंस्टेड ऑफ दिस 360 यू कैन आल्सो राइट 2 पाई, करेक्ट। तो अब हमारा थीटा क्या है? रेडियन में है ना, ठीक है। पहले ये 360 डिग्रीज था तो हम लोगों ने ये डिग्रीज में कंसीडर किया, अब इसको हम रेडियंस में लिखेंगे तो ये भी रेडियन में होगा, करेक्ट। अब 360 की वजह मैं लिखूंगा 2 पाई इंटू 2 पाई आर, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। मतलब फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया? L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। इज दैट ओके? वेयर L विल बी मेजर्ड इन मीटर्स, R will be measured in meters and theta will be measured in radian. Is that okay? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अरे सर, आप तो अभी चांद के और अर्थ के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे और ये कहाँ 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूला पे आ गए आप? ये फॉर्मूला उसी से रिलेटेड है। देखो अभी लेट अस से दिस इज द अर्थ, ठीक है। ओपन ने क्या मान लो ये मून है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये वाला पॉइंट है, अपन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह, ठीक है। अब यहाँ खड़े होने के बाद अपने को मून ऐसे इस तरफ दिखेगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मून ऐसे मुझे उस तरफ दिखेगा, तो मैं क्या करूंगा, एक पेपर ले लूंगा, ऐसे ऐसे पेपर लिया और एक ऐसा पेन लेके मून को ऐसा देखूंगा बराबर, ठीक है। और मून को देख के पेपर के ऊपर ऐसी एक लाइन बना लेंगे अपन, ठीक है। अब ऐसी तिरछी एक लाइन बन गई पेपर के ऊपर, वो क्या है? मून जैसे मुझे दिख रहा था वैसी लाइन है वो, ठीक है। तो यहाँ खड़े होकर हमने मून की तरफ देख के एक लाइन बना ली, वो पेपर पे आ गई। अब हम यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक आ जाएंगे, मान लो अपन इधर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से वापस उसी पेपर पे, वही पेपर लेके अब हम लोग यहाँ खड़े हैं तो मून हमको इधर दिखाई दे रहा है, मतलब इस तरफ दिखाई देगा वो। उसी पेपर पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा मून की तरफ डायरेक्शन करके ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ऐसा ऑलरेडी था पेपर पे, एक लाइन ऐसा आ जाएगा। मतलब अब ये वाला एंगल जो है वो हमको पेपर पे मिल जाएगा, ये वाले पेपर पे, एम आई राइट? क्योंकि यहाँ खड़े रह के हम लोगों ने देखा, लाइन ड्रॉ की, ऐसी तिरछी लाइन थी इधर, मतलब पेपर पे ऐसी लाइन आ गई थी और अब ऐसी लाइन आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रैवल किया है वो तो हम लोगों को पता होगा ना, क्योंकि जमीन के सरफेस पे हम लोग जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे वो तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। तो लेट अस कंसीडर इट टू बी एल। अब आप लोग देखो, ये लेंथ चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, बात एक ही होगी, करेक्ट है। मतलब जो ये लेंथ है वही ये लेंथ होगा,
सर कैसे क्या? सॉसर आप ऐसे कंसीडर करो तो सॉसर का लेंथ चेक करो, और सॉसर को अगर ऐसे रखो तो भी लेंथ वही होगा, मतलब ये वाला भी एल हो गया, ये डीटा हो गया। अब अपने को क्या फाइंड करना है? आर फाइंड करना है। ठीक है सर, आप किधर का कनेक्शन किधर जोड़ रहे हो? अब हमको क्या करना है, इसको सेंटर कंसीडर करना है और इसको लेंथ ऑफ द आर्क कंसीडर करना है, और ये रेडियस हो गया। मतलब ऐसा हमको एक सर्कल कंसीडर करना है। देखो ये वाला सर्कल, ऐसा वाला सर्कल, ये सेंटर है उसका और ये सर्कल है। तो आप लोग देखो ये आर, थीटा और एल अगेन एक सर्कल का हिस्सा हो गया। तो हमारे पास वही फॉर्मूला रिपीट होगा कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब इसमें से एल हमको पता है, जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो, बराबर। थीटा हम लोगों को पेपर पे मिल गया, मतलब एल और थीटा हम लोगों के पास है। तो अपन क्या करेंगे यार, आर विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा, बराबर है। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आर होगा, मतलब मून और अर्थ के बीच का वो मीन डिस्टेंस होगा। आ रहा है समझ में? तो लगभग ये आर से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। आ रहा है समझ में? एकदम सिंपल है। तो इस तरह से हम लोग अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इस मेथड को बोलते क्या है? इस मेथड को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, ठीक है, फाइन। अब मेरा सवाल ये है कि क्या किसी बहुत दूर के स्टार का डिस्टेंस हम लोग इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं या नहीं? आप लोग वीडियो को थोड़ा पॉज कर लो और सोच के मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि हम लोग कोई दूर के स्टार को देखकर उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या नहीं इसी मेथड से। तो अब मैं आप लोगों को आंसर बताने जा रहा हूं। तो देखो फॉर एग्जांपल ये अर्थ है हमारा, है? हम लोग यहाँ खड़े हैं फॉर एग्जांपल। अब एक स्टार है जो लगभग यहाँ है, बहुत दूर है। तो अगर हम यहाँ से भी वो स्टार की का के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से भी स्टार के लिए लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो एंगल इतना छोटा मिलेगा, इतना छोटा मिलेगा कि ऑलमोस्ट जीरो के बराबर मिलेगा। मतलब यहाँ से भी वो स्टार उधर ही दिखेगा, यहाँ से भी वो उधर ही दिखेगा। आ रहा है समझ में? ये मेथड कब एप्लीकेबल है? जब कोई चीज अर्थ से करीब है, जैसे मून। क्योंकि मून यहाँ पर था तो देखो ये एंगल अपने को प्रॉपर मिल गया, लेकिन ये स्टार बहुत दूर है करके ये एंगल, ये जो है ऐसे, ये लाइन स्ट्रेट है, ऐसा कंसीडर करो आप लोग। हाँ, ये ऐसे कर्व लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल मिल रहा है वो लगभग जीरो के बराबर मिल रहा है, तो हमको थीटा नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम ये मेथड दूर के स्टार्स को दूर के स्टार का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो मेजर करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, देखते हैं ये क्या चीज है। डायमेंशनल एनालिसिस, उसके लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल लिख के देता हूँ। ठीक है,
अभी ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 5 एप्पल प्लस 5 एप्पल इज 10 बनानास। ऐसा कैसे? 5 एप्पल प्लस 5 एप्पल 10 बनाना कैसे हो गए? यहाँ क्या लिखा है, 5 एप्पल प्लस 5 एप्पल इज 15 बनानास। अरे पहले भी तो ये 10 तो भी एटलीस्ट 5 5 10 हो रहा था, अब ये तो 15 हो गया। 5 एप्पल प्लस 5 एप्पल इज 15 एप्पल, 5 एप्पल प्लस 5 एप्पल इज 10 एप्पल। सर कैसे हो गया ये? देखो हम लोग सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे, सिर्फ मैथ्स की। एप्पल एप्पल बनाना वो सब हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ मैथमेटिकली कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट है, बराबर। 5 प्लस 5 इज 15 मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं है? इनकरेक्ट है, बराबर। 5 प्लस 5 15 है, मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। 5 प्लस 5 इज 10 मैथमेटिकली करेक्ट है, बराबर है, करेक्ट। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एप्पल प्लस एप्पल शुड गिव मी एप्पल, एप्पल प्लस एप्पल शुड गिव मी एप्पल। जैसे मान लो 2 एप्पल प्लस 5 एप्पल इज 7 एप्पल, करेक्ट है। एप्पल प्लस एप्पल क्या होना चाहिए? एप्पल होना चाहिए, बनाना नहीं होना चाहिए। तो हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे, एप्पल प्लस एप्पल इज बनाना, डायमेंशनली इनकरेक्ट। एप्पल प्लस एप्पल इज बनाना, डायमेंशनली इनकरेक्ट। एप्पल प्लस एप्पल इज एप्पल, डायमेंशनली करेक्ट। एप्पल प्लस एप्पल इज एप्पल, डायमेंशनली करेक्ट। आ रहा है समझ में? तो आप लोग देखो ये वाला जो इक्वेशन है डायमेंशनली गलत है, मैथमेटिकली करेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट, मैथमेटिकली इनकरेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट, मैथमेटिकली इनकरेक्ट। और ये वाला जो स्टेटमेंट है डायमेंशनली भी करेक्ट है, मैथमेटिकली भी करेक्ट है। तो आप लोग बताओ इसमें से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? वो है ये, जो डायमेंशनली भी करेक्ट है और मैथमेटिकली भी करेक्ट है। आ रहा है समझ में? मतलब किसी स्टेटमेंट को, किसी इक्वेशन को करेक्ट होने के लिए डायमेंशनली भी करेक्ट होना जरूरी है और मैथमेटिकली भी करेक्ट होना जरूरी है। सर ये तो समझ गया, ये तो ठीक है, सिंपल एग्जांपल था। आप जो डायमेंशनल एनालिसिस की बात कर रहे हो वो क्या है, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके पहले हम लोग पहले डायमेंशंस का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। डायमेंशंस मतलब क्या? देखो क्या लिखा है, द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड in order to obtain unit of the given physical quantity। आ रहा है समझ में? ये क्या चीज है ये समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मास की बात करेंगे, मास, इसके डायमेंशन हमको निकालना है। तो आप लोग बताओ जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके टर्म्स में मास को कैसे लिखा जाएगा? लेंथ, मास में लेंथ का कुछ है नहीं है तो जीरो। मास, मास, मास है, इट स्टैंड फॉर m⁻⁻⁴। टी, टाइम का कुछ है इसमें नहीं तो फिर जीरो, मतलब एल प्रेजेंट नहीं है, जीरो।
टी प्रेजेंट नहीं है, 0, मास के लिए मास, ठीक है। ऐसे ही लेंथ के लिए एल रेस टू 1 आएगा, एम रेस टू 0 आएगा, टाइम रेस टू 0 आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब बात करेंगे वेलोसिटी की, बराबर। अब आप लोग देखो, लेंथ और मास ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, तो उनको अपन ने 1 1 लिख दिया, बाकी को 0 लिख दिया, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट का जाना। वो हम कैसे मेजर करेंगे? लेंथ के टर्म्स में मेजर करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 25 मीटर्स, 30 मीटर, राइट। तो दिस इज लेंथ अपॉन टाइम, बराबर है। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज l रेज टू 1 अपॉन t रेज टू 1, बराबर। अब आप लोग देखो, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज l रेज टू 1 और t रेज टू, अब ये देखो, ये t नीचे था ना, नीचे है t रेज टू +1, वो t ऊपर आएगा तो वो -1 हो जाएगा, बराबर। मतलब वेलोसिटी के डायमेंशन आ गए l रेज टू 1, t रेज टू -1। अब वेलोसिटी में मास का कुछ रिलेशन है क्या? नहीं है। तो द फाइनल डायमेंशन इज मास रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -1। आ रहा है समझ में? फाइन। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? लेंथ अपॉन टाइम अपॉन टाइम। आ रहा है समझ में? वेलोसिटी इज लेंथ अपॉन टाइम, और ये वाला टाइम, मतलब दिस कैन बी रिटन एज l अपॉन, ये t नीचे आ जाएगा तो t रेज टू 2, मतलब होगा l रेज टू 1, t रेज टू 2। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज l रेज टू +1, ये तो ऊपर है इसलिए एज इट इज लिखेंगे, ये नीचे है इसलिए इसको ऊपर आने के बाद ये माइनस हो जाएगा, तो t रेज टू -2, बराबर है। तो अब एक्सेलरेशन के डायमेंशन आ जाएंगे m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -2। सिंपल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। फोर्स का फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर है। मास के लिए हम लोग लिखेंगे m रेज टू 1, l 0 है, t 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन के जो डायमेंशन है वो क्या है? डायरेक्टली लिख दो, m रेज टू 0, l रेज टू 1, t रेज टू -2। अब आप लोग देखो, m रिपीट हो रहा है, तो उसकी जो टोपी है वो हम लोग ऐड कर देंगे। जब भी वो रिपीट होगा तो टोपी ऐड अप हो जाएंगी। तो m रेज टू 1 + 0 1, l रेज टू 1, t रेज टू -2। तो ये हो गए फोर्स के डायमेंशंस। आ रहा है समझ में? अब हम लोग बात करेंगे वर्क डन, वर्क या एनर्जी, एक ही चीज है ना? कैसे एक ही चीज है? व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो उसके यूनिट्स एक ही रहते। तो हम लोग इसका ये वाला फाइंड करेंगे। वर्क का हम लोग पहले फॉर्मूला लेंगे, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ, ठीक है। अब फोर्स के डायमेंशंस ले लो यहां से, m1 l1 t रेज टू -2। लेंथ के लिए ले लेंगे l रेज टू 1। आ रहा है समझ में? अब आप लोग देखो, m रेज टू 1 आ गया, l रेज टू, इधर का 1 और इधर का 1, टोपी एडअप हो जाएगी, वो बताया मैंने, वो हो जाएगा l रेज टू 2, t रेज टू -2। तो वर्क या एनर्जी के डायमेंशंस हुए ये। आ रहा है समझ में? अब आप लोग देखो, अब डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। वर्क के जो डायमेंशंस है उसको फाइंड करने के लिए हमको m को 1 तक रेज करना पड़ा, मतलब m रेज टू 1, और l को 2 तक रेज करना पड़ा, मतलब l 2 बार आएगा उसमें, है ना। t को -2 तक रेज करना पड़ा, मतलब t 2 बार आएगा लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब ये वो पावर्स है बेसिकली जहां हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज को रेज करना पड़ेगा। रेज टू मतलब 10 रेज टू 2 ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, 10 रेज्ड टू 2, 5 रेज्ड टू 2, मतलब क्या था? 5 × 5 25, 5 रेज्ड टू 3, मतलब 5 × 5 × 5 125। आ रहा है समझ में? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को किन नंबर्स पे रेज करना पड़ेगा
तब जाके उस फंडामेंटल उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट आ जाएगा। तो ये उसका मतलब है कि डायमेंशंस क्या है, पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब सिंपल है कि फिजिकल क्वांटिटीज को जिन नंबर्स पे रेज करना पड़ेगा ताकि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो उसका यूनिट मिल जाए। मतलब हमको इससे जूल मिल जाएगा, इससे न्यूटन मिल जाएगा, वर्क से सॉरी फोर्स से न्यूटन मिल जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। वी विल कैरी ऑन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय एवरीवन।